हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी मेंस के पेपर 4 के बारे में। इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए है। इस पेपर का जो टाइटल रखा गया है वो है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन। दर्शन शास्त्र मतलब आपका फिलॉसफी हो गया, मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी होगी, लोक प्रशासन मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो इस पेपर का जो कंटेंट है उसमें ये तीनों चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए, इसमें क्वेश्चंस किस तरह से पूछ जाती हैं हम जानेंगे, कहाँ से आपको पढ़ाई करनी है ये हम जानेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जानेंगे कौन से एरिया में ज़्यादा ध्यान देना है जहाँ से क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना यूजुअली ज़्यादा होती है ना। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, इसमें कुल मिला के 5 यूनिट्स हैं। आप देख सकते हैं यूनिट 1, यूनिट 2, वैसे ही बेसिकली यहाँ पर 3 यूनिट और भी हैं, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। यूनिट 5 में केस स्टडीज़ हैं। केस स्टडी का हिसाब अलग रहता है। इसमें लिखा भी है केस स्टडीज़ पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित होगी। मतलब जो आपने यहाँ पे पढ़ रखी है उसी से केस स्टडीज़ बनाई जाती है। जैसे कभी बुद्धिज़्म से केस स्टडी बन जाती है, जैसे बुद्ध की जो लाइफ है उससे केस स्टडी बनी, या इसके अलावा जो जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट केस समय चल रहा है घरेलू हिंसा, वहाँ से भी क्वेश्चंस आए थे, केस स्टडी आई थी। तो इस तरह से आमतौर पे क्वेश्चंस बन जाया करते हैं। तो केस स्टडीज़ का कोई फिक्स टॉपिक नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो केस दिया जाता है वहाँ पे उसकी आपको एनालिसिस करनी होती है, तो पहले से आपको थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी होती है। यदि आप थोड़ी प्रैक्टिस पहले से कर लें तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। हाँ, तो केस स्टडीज़ भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी शुरू की 4 यूनिट में हमारा फोकस रहेगा, चूँकि क्वेश्चंस यहाँ पे किस तरह से पूछ आते हैं, इनका पैटर्न लगभग रिपीट करता है। मतलब ऐसे नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट करते हैं, लेकिन पैटर्न किस तरह का होता है इसके बारे में आज हम समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस की जो साइज़ की यदि हम बात करें तो यहाँ पे 2 नंबर के 5 क्वेश्चन हर एक यूनिट से रहते हैं। हर एक यूनिट का 5 क्वेश्चन का वेटेज है। 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। 4 यूनिट की बात कर दें तो वहाँ पे 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। दूसरा, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन हर एक यूनिट से होते हैं। तो कुल मिला के 4 यूनिट को यदि आप कंबाइन करोगे तो 8 क्वेश्चन हो जाएंगे 5 नंबर के, और हर एक यूनिट से 20 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। मतलब 4 यूनिट को मिला के 20 नंबर के 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे हिसाब होता है। जहाँ तक की बात करें वर्ड लिमिट की, 2 नंबर क्वेश्चन के लिए वर्ड लिमिट लिखी होती है कि 10 शब्दों में आपको आंसर को लिखना है। हालांकि 10 शब्दों में लिखना बहुत मुश्किल काम है, चूंकि यदि कोई सिंपल सा क्वेश्चन भी यदि पूछा आता है, जैसे मान लो आपसे बुद्धिज्म में पूछा गया या जैनिज्म में पूछा गया, एवली यदि पूछा गया इदम प्रत्ययता के बारे में, तो आप एक सेंटेंस भी लिखोगे ना तो उसमें 18-20 शब्द हो ही जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 10 शब्द में लिखना थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल टास्क होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे शब्दों की सीमा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसके लिए ज़रूर आधा पेज आपको अलॉट किया आता है, उसमें आपको लिखना होता है। और 20 नंबर का जो प्रश्न होता है वो दीर्घ उत्तरीय होता है, 200 शब्दों का होता है। मतलब आपको पूरा 2 पेज दिया जाता है उसके लिए। नाउ अब चलिए बात करते हैं यूनिट वाइज, डिस्कशन करते हैं क्या चीज़ें कहाँ से क्या पढ़नी है। तो पहले चलते हैं हम लोग यूनिट 1 में। देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग कोई भी किताब ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी कोचिंग के जो बुक्स हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, है ना। वैसे एक बड़ी फेमस किताब है जो एथिक्स की इस समय चलती है, लेक्सिकन की। तो लेक्सिकन की बुक को ही प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन उसमें सारी चीज़ें आपको सिलेबस वाइज मिलेगी नहीं। तो मध्य प्रदेश की जो कोचिंग है, बहुत सारी कोचिंग है, जैसे आकार आईएएस है, इसके अलावा निर्माण आईएएस है ना, या कोई और कोचिंग की जो नोट्स हैं यदि आप उसको चाहें तो रेफर कर सकते हैं। लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक इसलिए नहीं कहूँगा बिकॉज उसमें बहुत सारा बल्क में दिया हुआ है, तो उसको शॉर्ट में आपको करना पड़ेगा। शॉर्ट में करने का काम थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप पढ़ेंगे तब जाके उसको, कई बार पढ़ेंगे तब जाके शॉर्ट में कर पाएंगे। हालांकि हमारा भी उद्देश्य यही रहेगा कि हमारे जो बैच में आपको पढ़ाया जाएगा उसमें शॉर्ट करके ही पढ़ाया जाए, कीवर्ड्स के फॉर्म में पढ़ाया जाए। इससे आप उन चीज़ों को बड़ी आसानी से रिकॉल कर पाएँ, और जब एग्ज़ाम में आप लिखें तो वो चीज़ें आपके माइंड में रहें, है ना, रिटेन कर सकें प्रॉपर तरीके से, है ना। तो आइए सीधे चलते हैं, अब टॉपिक में चलते हैं। पहली यूनिट जो है आपकी ये है दार्शनिक, विचारक, समाज सुधारक पे। इसमें दार्शनिक भी हैं, विचारक भी हैं, समाज सुधारक भी हैं। लिखा है फिलोसफर्स, थिंकर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स। तो अब देखा है तो यहाँ पे कई सारे फिलोसफर्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। हालांकि इससे बाहर के भी आने की संभावना होती है, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे लिख रखे हैं, तो इससे बाहर का पढ़ने की आपको ज़रूरत है नहीं। अभी आप इतना ही कर लो, बहुत बड़ी बात है। नाउ क्वेश्चन की बात करें, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे। अब देखिए, यहाँ पे सुकरात हैं, प्लेटो हैं,
तो हैं महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चारवाक, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद एवं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये फिलोसफर्स बेसिकली आपको यूनिट 1 में पढ़ने हैं। वैसे पॉलिटिकल थिंकर्स की यदि हम बात करें तो पॉलिटिकल थिंकर्स का जो टॉपिक है वो आपको मेंस के पेपर 2 में भी मिलता है ना। मेंस के पेपर 2 में भी वहां पर पॉलिटिकल थिंकर्स आपको पढ़ने थे, और वो पॉलिटिकल थिंकर्स अलग है। जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम है, महात्मा गांधी का नाम है, सरदार पटेल का नाम है ना। ये सारे जो नाम है वहाँ पॉलिटिकल थिंकर्स में मेंस के पेपर 2 में दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो पढ़ने आपको, ये आपको समाज सुधारक, दार्शनिक विचारक के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। हालांकि समाज सुधारक वहाँ कॉमन है मतलब, बट फिर भी जो यहाँ पे सिलेबस स्पेसिफाई कर रखा है आपको उसी में ध्यान देना है। जहाँ तक की बात करें क्वेश्चंस के पैटर्न की बात करें, क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे प्लेटो से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। प्लेटो से कई सात बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे प्लेटो की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक है विच आइडिया कोऑर्डिनेट्स ऑल द आइडियाज़, कौन सा प्रत्यय समस्त प्रत्ययों को समर्पित करता है। ये प्लेटो की फिलॉसफी के बारे में पूछा गया है। अरस्तु से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, अरिस्टोटले से, तो अरस्तु के बारे में थोड़ी सी आपको अच्छे से पढ़ना होगा, बिकॉज अरस्तु से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो थोड़ी सी अरस्तु के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना होगा। जैसे अरस्तु का जो सुनहरे मध्य मार्ग के कॉन्सेप्ट को पूछा गया है, गोल्डन मीन प्रिंसिपल, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अरस्तु के बारे में आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। पढ़ना तो सारे ही है, लेकिन जैसे यहाँ पर प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में पढ़ना है। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं। हालांकि सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन टॉपिक रिपीट होता है। जैसे बुद्धिज़्म का इदम प्रत्ययता पूछा गया था, है ना। इसके अलावा यहाँ पे बुद्धिज़्म से कई और क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जैसे कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बुद्धिज़्म इज 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा, अष्टांगिक मार्ग पूछे गए थे बुद्धिज़्म से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो बुद्धिज़्म से कई दफ़ा पूछी गई हैं। तो जैसे त्रिपिटक पूछा गया था बुद्धिज़्म का, ये 2 नंबर में पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से बुद्धिज़्म के क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए आपको बुद्धिज़्म थोड़ी अच्छे से पढ़ना है। जैनिज़्म से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब दोनों ही चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बुद्धिज़्म में थोड़ी ध्यान ज़्यादा देना है। आचार्य शंकर की बात करें, आचार्य शंकर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आचार्य शंकर को ध्यान देना आप। आचार्य शंकर से तो 20 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आचार्य शंकर में आपको ध्यान देना है। चारवाक की फिलॉसफी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिक फिलॉसफी है, मटेरियलिज्म पे फोकस्ड है, तो चारवाक दर्शन आप जरूर पढ़िएगा। अभी तक क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं पूछे गए, लेकिन पूछे जाने की संभावना है, इसलिए चारवाक को जरूर आप ध्यान दीजिएगा। गुरु नानक से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन कबीर से क्वेश्चन थोड़ी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तो कबीर में थोड़ी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अभी हाल ही में कबीर में पूछा भी गया था, इसलिए आपको कबीर वाले में थोड़ी सी, कबीर का जो फिलॉसफी है, ऐसे एक टर्म दिया जाता है गुरु महिमा, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर, कबीर के हिसाब से पूछा भी गया था एग्जाम में, 2 नंबर का पूछा गया था। हालांकि छोटे नंबर का है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान देना है। तुलसीदास के भी बारे में पढ़ सकते हैं, तुलसीदास के बारे में पूछा जा सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर की फिलॉसफी पूछा जा सकती है। राजा राम मोहन राय के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। सावित्रीबाई फुले के बारे में जरूर पढ़ के जाएगा, बिकॉज सावित्रीबाई फुले का जो कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली ज्योतिबा फुले हैं, वो कॉन्सेप्ट थोड़ी पढ़ के जाएगा। और सत्यशोधक समाज की जो स्थापना हुई थी, और महिलाओं के एजुकेशन में जो सावित्रीबाई फुले का जो कंट्रीब्यूशन है, वो जरूर आप देख के जाएगा, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। हालांकि आप लोगों ने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद से जरूर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। स्वामी विवेकानंद का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, और वैसे देखें तो हमारे जो यूथ हैं उनके लिए आइकॉन के रूप में भी माने जाते हैं, और हम लोग स्वामी विवेकानंद की जो किताबें हैं उसको पढ़ते भी हैं। और यहाँ पूछा भी गया था पर्पट ऑफ सोशलिज्म अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, समाजवाद का सिद्धांत, विवेकानंद जी की नज़रों में क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो विवेकानंद के बारे में जरूर आप पढ़ के जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना होती है। महर्षि अरबिंदो से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो महर्षि अरबिंदो का भी टॉपिक आपको पढ़ना है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन से भी ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पर जिन टॉपिक में आपको ज़्यादा ध्यान देना है वो प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, महावीर हो गए, बुद्ध हो गए,
आचार्य शंकर हो गया, आचार्य शंकर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चारवाक से पढ़ लीजिएगा आप, कबीर का पढ़ लीजिएगा, मतलब पढ़ना आपको सारे हैं। सावित्रीबाई फुले पढ़ लीजिएगा, स्वामी विवेकानंद पढ़ लीजिएगा, महर्षि अरविंद पढ़ लीजिएगा। ये टॉपिक में आपको थोड़ी ज़्यादा ध्यान देना है। पढ़ना आपको सारे ही है, मतलब कहने का मतलब ये है कि सारे टॉपिक आपके तैयार होने चाहिए मेन कीवर्ड्स के फॉर्म में, लेकिन इन टॉपिक्स में थोड़ी ज़्यादा ध्यान दीजिए बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है ना। अब चलते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में हमारे सामने टॉपिक्स है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। अब देखो, मनोवृत्ति को डिफाइन करने के लिए पूछा गया है आपके एग्जाम में। एटीट्यूड की बात करें तो एटीट्यूड में डिफरेंट जो फिलोसफर्स हैं उनकी डेफिनेशंस भी पूछी गई हैं, है ना। तो इसलिए आपको ये टॉपिक जो है थोड़ा सा एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में पढ़ना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें जब किसी फिलोसफर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे एटीट्यूड के बारे में बात करें कि एटीट्यूड का निर्माण कैसे होता है, मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, तो मनोवृत्ति के निर्माण के बारे में इवनली हैडर एंड जो फेस्टिंगर हैं उनकी फिलॉसफी पूछी गई थी, उनकी थ्योरी पूछी गई थी। तो थोड़ा सा मनोवृत्ति के बारे में अलग अलग जो फिलोसफर्स थिंकर्स हैं उनके बारे में आपको ज़रूर पढ़ के जाना है ना। और एटीट्यूड से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एटीट्यूड वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा आपको अच्छे से फोकस करके पढ़ना है। डिफाइन कैसे करना है, एटीट्यूड डिफाइन कैसे करना है ना। इसके अलावा जो ऐसे कीवर्ड्स जो चीज़ें हैं उसको डिफाइन करना भी आपको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करना है। डेफिनेशन लिखने की प्रैक्टिस करके जाइएगा, है ना। यहाँ पे बाकी क्वेश्चंस की बात करें तो मनोवृत्ति में अब यहाँ पे और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, है ना। परसुएसिव कम्युनिकेशन है, यहाँ पे एक टर्म दिया है परसुएसिव कम्युनिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ना। इसे बोलते हैं प्रबोधक संप्रेषण। परसुएसिव कम्युनिकेशन, परसुएसिव कम्युनिकेशन क्या होता है, किसी इंसान को परसुएड करना, उसे अपनी बात में सहमत कर लेना, इसे बोलते हैं प्रबोधक संप्रेषण। और इसके फीचर्स क्या होते हैं ये आपको हल्का पता होना चाहिए। काफ़ी बढ़िया फिलोसफिकल टॉपिक है। वैसे डेल कार्नेगी की एक बड़ी फेमस बुक आती है इस चीज़ में, हालांकि उतना पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन कुछ मेन जो कीवर्ड्स हैं वो आपके तैयार होने चाहिए। यहाँ पर एक और टॉपिक है पूर्वाग्रह तथा विभेद। यहाँ से क्वेश्चन सीधा आया था, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, पूर्वाग्रह तथा विभेद। ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप जरूर तैयार करके जाएगा। दिस द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एवरग्रीन टॉपिक हैं, यहाँ से क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं। तो प्रबोधक संप्रेषण मतलब परसुएसिव कम्युनिकेशन, पूर्वाग्रह तथा विभेद जिसे हम बोलते हैं प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसको आप देखे जाएगा। भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता, ये जो रूढ़िवादिता है हमारी, यहाँ से क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा गया है, तो इसको भी थोड़ा तैयार करके जाएगा। ऑर्थोडॉक्स जो हमारा स्टीरियोटाइप ऑर्थोडॉक्स है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं, तो इन चीज़ों को आप तैयार करके जाएगा। रूढ़िवादिता में कई सारी चीज़ें आप कोट कर सकते हैं, हमारे समाज में किस तरह की रूढ़िवादिता प्रचलित है, इसके अलावा उसके लिए क्या प्रयास किए गए, आप उन चीज़ों को भी अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। कई सारे महापुरुषों का नाम भी उसमें ले सकते हैं ना। अगला टॉपिक है हमारा अभिक्षमता। अभिक्षमता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात करता है एप्टीट्यूड की। अब देखिए, अभिक्षमता में जो एप्टीट्यूड है, इसमें जो लोक सेवक हैं, सिविल सर्वेंट्स के लिए जो आधारभूत योग्यताएं हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। स्पेशली सिविल सर्वेंट को किस तरह से अपना एबिलिटी तैयार करना चाहिए, उनकी एबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, उस पर सवाल कई बार पूछे गए हैं लोक सेवकों के बारे में। तो ये 5 नंबर से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो लोक सेवकों की एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए और कैसे उन्हें डेवलप करना चाहिए, उससे बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप तैयार करके रखिएगा। सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा मतलब इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी क्या है, कैसे इसको डेवलप करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सत्यनिष्ठा से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। निष्पक्षता एवं असमर्थकवादी, ये दोनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। निष्पक्षता मतलब होता है इम्पार्शियलिटी, और नॉन पार्टीशनशिप, इन दोनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर आपको कहा कि ये जो टर्म्स दिए हैं इनको प्रॉपर डिफाइन करने की प्रैक्टिस करके हमें जाना है, आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। एवनली वस्तुनिष्ठता से भी क्वेश्चन पूछा गया है। वस्तुनिष्ठता का जो टॉपिक आपके सामने है ऑब्जेक्टिविटी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे याद रखना है कि इन चीज़ों में थोड़ी ध्यान देना है। नाउ यहाँ पे लगभग सारे टॉपिक, जैसे समानुभूति से क्वेश्चन पूछा गया है। समानुभूति और सहानुभूति,
इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आप लोगों को। इम्पैथी मतलब होता है समानुभूति, और सहानुभूति का मतलब होता है सिंपैथी। और इम्पैथी में क्या फ़र्क होता है ये आपको पता होना चाहिए। सिंपैथी का मतलब होता है जब किसी के साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो आपको जो एहसास होता है कि हाँ ये गलत हो रहा है। इम्पैथी का मतलब ये है कि उसको जब आप अपने ऊपर अप्लाई करके महसूस करते हैं तो बात अलग होती है, उसे बोलते हैं एम्पैथी। तो उसे बोलते हैं समानुभूति, मतलब समान अनुभूति करना, मतलब जो उसके साथ गलत हो रहा है उसी को अपने ऊपर एहसास करना, इसे बोलते हैं समानुभूति। और एम्पैथी में कहते हैं फैसले ज़्यादा सही होते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप अपने आप को उसकी जगह में रख के देखते हैं, है ना। एनीवे, अगला टॉपिक है टॉलरेंस एंड कंपैशन। तो कंपैशन वाला टॉपिक है, ये पूछा गया कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन। तो यहाँ पे जो अपना जो कमज़ोर वर्गों के प्रति संवेदना है, करुणा है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो कुल मिला के ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, मतलब मनोवृत्ति में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, प्रबोधक संप्रेषण जो है परसुएसिव कम्युनिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। पूर्वाग्रह तथा विभेद, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, पूर्वाग्रह क्या होता है, मतलब किसी के बारे में आप पहले से ही अपना एक ओपिनियन बिल्डअप कर लो, इसे बोलते हैं प्रेजुडिस। और विभेद का मतलब है किसी के साथ आप डिस्क्रिमिनेट करो, मतलब भेदभाव करो, इसे बोलते हैं विभेद, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। संवेगिक बुद्धि जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। संवेगिक बुद्धि का मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में एग्जाम में कई दफ़ा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में सीधा पूछ लिया गया था कि इसको डिफाइन करो। और इवेली एक थिंकर हैं मेयर एंड सेलोवी, उनकी फिलॉसफी के हिसाब से इसको डिफाइन करने के लिए बोला गया था। तो अलग अलग जो थिंकर्स हैं उनके हिसाब से इसको डिफाइन करना भी सीखना है, मतलब आपको प्रॉपर इसकी एक डेफिनेशन लिखना भी सीख लेना है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। और लास्ट में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इसे बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंस से भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करके नहीं पूछा गया था, सीधा पूछ लिया गया था कि इंडिविजुअल डिफरेंस का इफेक्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसको समझाओ। और ये क्वेश्चन पूरा 20 नंबर में पूछा गया था। कितने नंबर में? 20 नंबर पूछा गया था सन 2021 में। इसलिए आपको इमोशनल जो इंडिविजुअल डिफरेंस है इसको थोड़ी तैयार करके जाना है, बिकॉज यहाँ पे मान लो 20 नंबर का भले ना पूछा जाए, 5 नंबर का पूछ लिया जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत भिन्नताएं, अलग अलग व्यक्तियों में सोचने की जो प्रवृत्ति होती है, काम करने की जो शैली होती है, उसमें क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, उन चीज़ों को अपने शब्दों में आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट 2 में लगभग सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नाउ चलते हैं यूनिट 3 में, यह है मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरणा। मानवीय आवश्यकताओं की यदि हम बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन की बात करें तो यहाँ पे फोकस है एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और कमाल की बात यह है कि एथिक्स एंड वैल्यूज़, दो टर्म दिए हुए हैं, नैतिक सद्गुण और मूल्य, इन दोनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण मतलब एथिक्स ही पूछी गई हैं और सद्गुण ही पूछा गया है। एवली कई बार यहाँ पर आपसे एथिकल गवर्नेंस की बात भी करी गई, नैतिक शासन के बारे में बात किया गया। तो नैतिक टर्म जो है कई बार यहाँ पर रिपीट हुआ है। एथिक्स की बात करें तो यहाँ पे मतलब एथिक्स को बाकी चीज़ों के बारे में भी कनेक्ट के साथ में भी कनेक्ट कर करके बाद में कई बार पूछा गया है। तो एथिक्स का जो टर्म है इसको थोड़ा सा हमें अलग अलग प्रोस्पेक्ट में थोड़ा सा एनालिसिस करके उसको तैयार करना है। जैसे यहाँ पे एक बार पूछा गया था कि यहाँ पे एथिक्स, नैतिकता और सत्यनिष्ठा ये कैसे एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नैतिकता और सत्यनिष्ठा एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था नैतिक तर्क से, इसे बोलते हैं एथिकल रीजनिंग। यहाँ से भी सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, पूछा गया था एथिकल रीजनिंग क्या है, नैतिक तर्क क्या है ना। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था नैतिक दुविधा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नैतिक दुविधा से क्वेश्चन पूछा गया था। एथिकल यहाँ पर जो डिलेमा होता है आपके सामने, कई बार एज ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सर्वेंट जब आप होते हैं तो आपके सामने जो एथिकल डिलेमा होता है कि ये करें कैसे करें, वो चीज़ों से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो ये चीज़ें भी आपको तैयार करके जानी है। मतलब यहाँ पे कुल मिला के ये बात ये है कि लगभग सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो सारे के सारे जो टर्म्स हैं उसको डिफाइन करना सीखना है। जैसे यहाँ पे पूछा गया था मोरल डिलेमा ऑफ पब्लिक पर्सनल, क्या होता है उसके बारे में आप प्रॉपर तरीके से आप लिखें। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा, ये क्वेश्चन ही पूछा गया है। जो कॉन्शियंस का जो टॉपिक है, लुक एट दिस वन, कॉन्शियंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। तो कॉन्शियंस से भी क्वेश्चन पूछा गया है ना।
तो कॉन्शियस से क्या पूछा गया था कि यहाँ पे जो कॉन्शियस, इसे एक टर्म इसके लिए बोलते हैं अंतःकरण। कॉन्शियस के लिए अंतरात्मा को हम लोग अंतःकरण शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। तो कॉन्शियस का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद लास्ट है लोक सेवकों हेतु आचार संहिता। तो जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट, तो कोड ऑफ कंडक्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट से क्वेश्चन तो बनना एक स्वाभाविक सी बात है। हालांकि जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट का जो टॉपिक है वो कई जगह हमें अलग अलग फॉर्म में देखने के लिए मिलता है। एवनली तो कोड ऑफ कंडक्ट के टॉपिक में जो एआरसी रिपोर्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, तो एआरसी रिपोर्ट में भी इसके बारे में डिस्कस किया गया कि सिविल सर्वेंट का कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए। हालांकि ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा। लोक सेवकों हेतु आचार संहिता, यहाँ पे सब कुछ लिखा होता है प्रॉपर तरीके से कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आपको गवर्नमेंट के द्वारा चीज़ें दी जाती हैं, जैसे गाड़ियाँ दी जाती हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। कई बार लोग पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं, कहीं शादी वादी में गए तो वहाँ पे लेके चले जाते हैं। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है उसको गवर्नमेंट के चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है। इवन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसके बारे में जिक्र मिलता है। तो वो चीज़ें लोक सेवकों हेतु आचार संहिता जो है, इसको ज़रूर आप अच्छे से देख के जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और वैसे भी कोड ऑफ कंडक्ट जो है एक पब्लिक सर्वेंट के लिए, यदि आप उसको पढ़ लोगे तो बाकी क्वेश्चन को रिप्लाई करना भी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, है ना। इवनली कई सारे क्वेश्चन जैसे पूछे गए थे, प्रभावशाली नैतिक मानदंड क्या होना चाहिए एक सिविल सर्वेंट के लिए, तो ये चीज़ यदि आप पढ़ लोगे प्रॉपर तरीके से तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। शासन में उच्च मूल्यों का पालन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शासन में उच्च मूल्यों का पालन, हायर वैल्यूज इन गवर्नेंस, इंप्लीमेंटेशन ऑफ हायर वैल्यूज इन गवर्नेंस। तो यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा तैयार कर रखिएगा। ये वाले पूछा गया है, हाउ द हायर वैल्यूज इन गवर्नेंस कैन बी अचीव्ड, हायर वैल्यूज इन गवर्नेंस कैसे अचीव कर सकते हैं। मतलब समझ लो कि कोई भी ऐसा टॉपिक इसमें नहीं छूटा है जहाँ से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो आपको भी सारे टॉपिक देख के जाना है, एक एक करके एनालिसिस प्रॉपर करके जाना है। मतलब हम तो करेंगे अपनी साइड से, लेकिन यदि आप अपने से पढ़ रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि सारे टॉपिक में आपको आंसर लिखने की हैबिट तैयार करके जानी है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। यहाँ पे जो एलन मार्कर में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, उसमें गुड गवर्नेंस के फीचर क्या हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा जो प्रभावशाली नैतिक मानदंड होता है जो सिविल सर्वेंट्स के लिए होता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों से 20-20 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब यहाँ पे हर जगह गुड गवर्नेंस पे ही फोकस है, या आपके जो कोड ऑफ कंडक्ट है वहाँ पे फोकस है। तो इन चीज़ों को आप बहुत बढ़िया से तैयार करके जाइएगा। मतलब इतना कंटेंट आपके पास होना चाहिए कि 20 नंबर में आप लिख सकें। नाउ यहाँ पे लास्ट यूनिट हमारे सामने है यूनिट 4, जो कि है भ्रष्टाचार पे, करप्शन पे। अब देखिए भ्रष्टाचार की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन किन चीज़ों से पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे करप्शन को डिफाइन करने की बात करी गई है, तो ये क्वेश्चन आपसे आए हैं एग्जाम में। इसके अलावा यहाँ पे भ्रष्टाचार के जो प्रकार हैं, ये भी क्वेश्चन सीधा पूछ लिया गया था कि व्हाट आर द टाइप ऑफ करप्शन। टाइप ऑफ करप्शन आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, तो 2 नंबर ही पूछ लिया गया था, है ना। इसके अलावा यहाँ पे करप्शन को रोकने के लिए कौन कौन सी बॉडीज़ हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे सारी बॉडीज़ का नाम नहीं लिखा हुआ, लोकपाल लोकायुक्त का बस केवल नाम लिखा हुआ है, लेकिन आपके एग्जाम में सीबीआई के बारे में पूछा गया है। हो सकता है कल को आपको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से भी आपसे पूछ लिया जाए, है ना, केंद्रीय सतत आयोग से पूछ लिया जाए, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन से पूछा सकता है, बिकॉज ये सारी बॉडीज़ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की रोकथाम करने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, है ना। तो यहाँ पे अभी तो जैसे वॉचडॉग से क्वेश्चन पूछा गया, हु इज़ नोन एज ए वॉचडॉग इन इंडिया, है ना, वॉचडॉग कौन है भारत में। तो ऐसे क्वेश्चन जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। भ्रष्टाचार को अधिकतम करने के उपाय, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा सकता है कि भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जा सकता है। तो सीधा का सीधा ये क्वेश्चन ही बन सकता है आप लोगों से कि अप्रोचेस टू मिनिमाइज करप्शन, आपके हिसाब से करप्शन को कम करने के तरीके क्या हो सकते हैं, प्रभावी उपाय क्या हो सकते हैं, इसके बारे में आप व्याख्या कीजिए, है ना। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका यहाँ पे रोल ऑफ सोसाइटी, मीडिया, फैमिली एंड विसल ब्लोअर। तो यहाँ पे पूछा तो गया है बाकियों से भी, लेकिन विसल ब्लोअर से कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है। विसल ब्लोअर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो विसल ब्लोअर के बारे में लिखने में ज़रूर थोड़ा सा आप टॉपिक तैयार करके जाइएगा, जिससे आपको लिखने में आसानी हो। सीधा पूछ लिया गया व्हाट आर द विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर क्या है, इसको डिफाइन करिए प्रॉपर तरीके से, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो पूछा गया है, भ्रष्टाचार पर राष्ट्रसंघ की घोषणा, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन करप्शन। ये टॉपिक से सीधा सीधा क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा गया है।
इवनली 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इसका प्रियम्बल जो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन करप्शन, इसका जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसको प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करिए। इवनली उसको इंट्रोड्यूस करने की बात भी कल पूछ ली गई थी। तो 5 नंबर का भी पूछ लिया गया था, 20 नंबर का भी पूछ लिया गया था। तो इसलिए भ्रष्टाचार पर राष्ट्रसंघ की जो घोषणा है उसको जरूर आप प्रॉपर तरीके से देख के जाएं। भ्रष्टाचार का मापन की बात करें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से पूछा जा सकता है। अभी तो नहीं पूछा गया ज़्यादा, लेकिन पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को आप थोड़ा तैयार कर रखिएगा। हालांकि पूछा भी गया बहुत पहले के एग्जाम्स में। लोकपाल एवं लोकायुक्त में लोकपाल से कई दफ़ा क्वेश्चन पूछे गए हैं कि लोकपाल का फॉर्मेशन कैसे होता है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, प्रोसेस क्या होता है। तो आप सारी चीज़ बताओगे। लोकपाल के अपॉइंटमेंट में जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो कौन होती है, पहला लोकपाल का अपॉइंट किया गया, ये सब चीज़ बताओगे। पिनाकी चंद्र घोष, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को पहला लोकपाल बनाया गया था। इसमें सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। तो लोकपाल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो लोकपाल तो आप पढ़ेंगे, चूंकि लोकपाल सेंट्रल में होता है। लोकायुक्त की बात करें, ये स्टेट लेवल में होता है। तो लोकपाल लोकायुक्त दोनों ही पढ़ के जाएगा प्रॉपर तरीके से, जिससे आपको लिखने में आसानी हो, है ना। तो ये रहा डिस्कशन हमारा इस पेपर 4 में। और लास्ट में है केस स्टडीज़। तो केस स्टडीज़ के बारे में आपको बताया हूँ कि 20-20 नंबर की 2 केस स्टडी पूछ जाती हैं। और यहाँ पर जो आपके सिलेबस में जो चीज़ें दी हुई हैं उन्हीं में से कोई भी एक केस उठा के दे दिया जाएगा। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस से पूछा गया था अभी हाल ही में। इसके अलावा गौतम बुद्ध की जो लाइफ है, कैसे वो उन्होंने सब कुछ चीज़ छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए चल पड़े, तो वो सारा का सारा जो स्टेप है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, उससे केस स्टडी दी गई थी। तो आपके ओपिनियन पूछे गए, उसमें थोड़ा केस स्टडीज़ में अपने ओपिनियन कैसे बिल्ड करना चाहिए इसके बारे में ज़रूर हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। केस स्टडीज़ कैसे सॉल्व किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो ये रहा हमारा इसमें डिस्कशन। तो लगभग आपको आइडिया मिल गई होगी कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना है। मतलब कुल मिला के बातें लेवल सारी चीज़ों को ही ध्यान देना है, लेकिन किन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना है वो चीज़ें ज़रूर आप थोड़ी ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि भ्रष्टाचार पर राष्ट्रसंघ की घोषणा है, इसको आप जरूर पढ़, चूँकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ आप लिख ही लोगे, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पे आपकी कलम नहीं चलेगी। जैसे भ्रष्टाचार पर राष्ट्रसंघ की घोषणा, यदि आपने नहीं पढ़ी है तो आपसे एक कलम भी नहीं चलेगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पर लोक सेवकों हेतु आचार संहिता, इसको आप ज़रूर थोड़ा देख के जाइएगा, बिकॉज ये टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से आपके द्वारा लिखा जा सकता है। बाकी जो फिलोसफर्स हैं उनको ज़रूर देख के जाइएगा। फिलोसफर्स में जो इंडियन फिलोसफर्स हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ तो आप जानते ही हैं, लेकिन जैसे प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, इनके बारे में जरूर थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इनकी फिलोसफी के बारे में कई बार शायद आपको उतनी जानकारी नहीं हो। चारवाक के बारे में शायद आपको ज़्यादा जानकारी नहीं हो। तो ऐसे जो फिलोसफर्स हैं उनके बारे में थोड़ी आप प्रॉपर तरीके से देख के जाएगा, जिनका नाम आप हमेशा नहीं सुनते हैं। वरना स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो इनके बारे में तो आप लोग बचपन से सुनते आए हैं, हम भी सुनते आए हैं। तो उसके बारे में उनके बारे में लिखना बहुत मुश्किल नहीं है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। बहुत सारे उनके जो कोटेशंस हैं उसको हम लोग एज ए मोटिवेशन के फॉर्म यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन जो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप फ्रिक्वेंटली नहीं सुनते आए हैं उनको थोड़ी आप तैयार करके ले जाइएगा। गौतम बुद्ध और महावीर, इन दोनों में ज़रूर आप स्पेशल फोकस करेगा, बिकॉज कई बार यहाँ पे जैसे त्रिपिटक पूछ लिया गया और आपने नहीं पढ़ा है तो उसको एक्सप्लेन करने में आपको दिक्कत होती है। हो सकता है विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक इनके बारे में आपको पता हो, लेकिन उसके बारे में जो एक्सप्लेन करने की बात आएगी तो वहाँ पे हो सकता है यदि आपने प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा है अभी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को भी थोड़ा सा उसके टर्म्स है उसको देख के जाएगा, है ना। तो ये रहा हमारा MPPSC मेंस की पेपर 4 के बारे में। यदि आपके पास कोई फर्दर डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसकी क्लासेस अब आज से प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू हो गई हैं, तो अब डेली एवरी डे क्लास हुआ करेगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।